6 अगस्त 1945 को एक यूएस बॉम्बर प्लेन जिसका नाम इनोला गे था, हिरोशिमा के ऊपर उड़ रहा था। इस प्लेन ने हिरोशिमा के ऊपर एक एटॉमिक बॉम्ब गिराया जिसे लिटिल बॉय कहा गया। जैसे ही बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, इतना भयानक उजाला हुआ कि सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। टेम्परेचर हजारों डिग्री तक पहुंच गया। शॉक वेव ने बिल्डिंग को उड़ा दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर तबाह हो गया। करीब 70,000 से 80,000 लोग तुरंत मारे गए। 7 अप्रैल 2026 अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक डेडलाइन दी थी। अगर ईरान ने डेडलाइन ख़त्म होने तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोला तो आज रात पूरी ईरानियन सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी, जो फिर कभी वापस नहीं आएगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ईरान की तरह जापान सरेंडर करने को तैयार ही नहीं था। लाखों लोग मारे जा रहे थे। अमेरिका जापान में ग्राउंड इन्वेंशन भी करना चाह रहा था, पर उसे डर था कि कहीं और जानो माल का नुकसान ना हो जाए। ऐसे में उसने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका का एक गुप्त प्रोजेक्ट था जिसका मकसद दुनिया का पहला परमाणु बम बनाना था। आज भी अमेरिका ईरान को सरेंडर करने कहता रहा है, अपनी शर्तों को मानने कह रहा है। It's ridiculous. They've come a long way. The question is whether or not they're going to go far enough. So at this moment, there will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons. रहा है, पर ईरान उसकी किसी भी बात को नहीं मान रहा। ट्रंप की हरकतों से ऐसा लगने लगा है कि अब ट्रंप न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या हो अगर अमेरिका ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करे? इमेजिन कीजिए, रात के 8 बजे हैं, एक नॉर्मल शहर, लाइट्स जल रही है, लोग अपने अपने घरों में हैं। कहीं टीवी चल रही है, कहीं कोई डिनर कर रहा है, कहीं कोई अपने रील्स स्क्रॉल कर रहा है। सब कुछ नॉर्मल है, इतना नॉर्मल कि किसी को भी अंदाज़ा भी नहीं है कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। अचानक आसमान में एक तेज चमक होगी, इतनी तेज कि वो सूरज से भी ज़्यादा ब्राइट लगती है। यह कोई बिजली नहीं है, ना ही कोई एक्सप्लोशन है जिसकी आवाज़ पहले आए। यह लाइट है जो आवाज़ से भी तेज ट्रैवल करती है, और यही वो चीज़ है जो न्यूक्लियर अटैक को बाकी एक्सप्लोशन से अलग बनाती है। क्योंकि यहाँ आपको मरने से पहले समझने का मौका भी नहीं मिलता। अब यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो वो सिर्फ ब्लास्ट नहीं करता, वो एनर्जी को कई फॉर्म में रिलीज़ करता है। लाइट, हीट, प्रेशर और रेडिएशन, और इन सब का इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन सबसे पहली जो चीज़ आपको हिट करती है वो है फ्लैश ऑफ लाइट। यह फ्लैश इतनी इंटेंस होती है कि अगर आप एपिसेंटर से कई किलोमीटर दूर भी हैं तो भी यह आपकी आंखों को डैमेज कर सकती है। अब अगला फेज़ आता है ब्लास्ट वेव, और ये वो मोमेंट है जहां से असली डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। जब बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो एक मैसिव प्रेशर वेव बनती है जो हर डायरेक्शन में फैलती है। यह वेव इतनी पावरफुल होती है कि बिल्डिंग्स को मैच बॉक्स की तरह गिरा देती है। अब इमेजिन करो, आप एक बिल्डिंग के अंदर हो और अचानक दीवारें हिलने लगती है, ग्लास टूटने लगती है और अगले ही सेकंड पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। यह कोई मूवी का सीन नहीं है, यह रियल फिजिक्स है। ब्लास्ट वेव की स्पीड इतनी तेज होती है, इतनी ज़्यादा तेज होती है कि आपके पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं होता। जो लोग एपिसेंटर के पास होते हैं उनके लिए यह इंस्टेंट डेथ होती है। न दर्द, न स्ट्रगल, न कोई आखिरी सोच, बस एक पल और सब ख़त्म। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और वह यहीं से यह स्टोरी इंटरेस्टिंग बनाती है।
क्योंकि न्यूक्लियर अटैक में सब लोग एक ही तरीके से नहीं मरते। जो लोग थोड़ा दूर रहते हैं उनके लिए मौत इमीडिएट नहीं होती, बल्कि वो एक प्रोसेस बन जाती है, एक स्लो पेनफुल प्रोसेस जो मिनट्स, आवर्स, डे और कभी कभी मंथ तक चलती है। और यही चीज़ न्यूक्लियर वॉर को सबसे ज़्यादा डरावना बनाती है। ब्लास्ट वेव सिर्फ बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय नहीं करती, या इंसान के शरीर को भी अंदर से डैमेज करती है। आपके लंग्स जो हवा लेने के लिए बने हैं वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से रैप्चर हो सकते हैं। आपकी सांस लेने की कोशिश करते हो लेकिन लंग्स सही से एक्सपांड ही नहीं हो पाते। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनकी छाती पर कोई भारी चीज़ रख दी गई हो। अब सोचो आप जिंदा हो लेकिन आप सांस नहीं ले पा रहे। यह फीलिंग इतनी टेरिफाइंग होगी। इसके अलावा ब्लास्ट वेव आपके ईयर्स को भी डैमेज करते हैं। आपके ईयर ड्रम्स फट सकते हैं और आप इंस्टेंट डीफ हो सकते हैं। एकदम से सब कुछ साइलेंट हो जाता है। आपके आसपास क्योज है, लोग चिल्ला रहे हैं, बिल्डिंग गिर रही है, लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं देता। यह साइलेंस खुद में एक डर बन जाता है। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आता है जो लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। जब इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है तो आपका ब्रेन उसे प्रोसेस नहीं कर पाता। आप शॉक में चले जाते हो। आपको समझ नहीं आता कि भागना, छुपना या वहीं खड़े रहना है। कई लोग फ्रीज हो जाते हैं, कुछ लोग रैंडम डायरेक्शन में भागने लगते हैं और कुछ लोग बस वहीं बैठ जाते हैं। यह ह्यूमन ब्रेन की नेचुरल रिएक्शन है एक्सट्रीम ट्रॉमा में। लेकिन यह सब कुछ होने के बाद भी स्टोरी ख़त्म नहीं होती। असल में यह तो शुरुआत है, क्योंकि ब्लास्ट ऑफ लाइट के बाद एक और चीज़ आती है जो और भी ज़्यादा डेंजरस है, और वो है हीट। हीट जो इंसान के शरीर को कुछ ही सेकंड में जला सकती है। हम समझेंगे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की हीट आपके शरीर के साथ क्या क्या करती है और क्यों कई लोग ब्लास्ट से बचने के बाद भी जिंदा नहीं बच पाते। ब्लास्ट के कुछ ही सेकंड बाद आपको लगता है कि शायद आप बच गए। आप अभी खड़े हैं, आपकी सांस चल रही है, आप सोचते हो मैं लकी हूँ। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में जो दिखता है वही ख़तरा नहीं होता। असल ख़तरा अभी आपकी तरफ आ रहा है। अचानक आपको आपके चेहरे पर एक अजीब सी गर्मी महसूस होती है। पहले हल्की, फिर तेज और फिर इतनी तेज कि आप समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है। थर्मल रेडिएशन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के दौरान जो एनर्जी निकलती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हीट के रूप में रिलीज़ होता है। और यह हीट सिर्फ हवा को गर्म नहीं करती, यह हर उस चीज़ को जला देती है जो इसके रास्ते में आती है। अब इमेजिन करो आप सड़क पर खड़े हो और अचानक ऐसा लगे जैसे सूरज आपके बिल्कुल सामने आ गया हो। इतनी तेज गर्मी कि आपकी स्किन तुरंत रिएक्ट करती है। पहले आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, जैसे किसी ने आपको गर्म चीज़ से छू लिया हो, लेकिन अगले ही सेकंड यह सेंसेशन पेन में बदल जाती है। जो लोग एपिसेंटर से कुछ किलोमीटर दूर रहते हैं उनकी स्किन पर 3rd डिग्री बर्न्स हो सकते हैं। अब यह समझना ज़रूरी है कि 3rd डिग्री बर्न्स क्या होता है। यह सिर्फ स्किन की आउटर लेयर का डैमेज नहीं है, यह पूरे टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देती है। स्किन की नर्व्स तक जल जाती है और कई केस में आपको दर्द भी महसूस नहीं होता, क्योंकि नर्व ही डैमेज हो चुकी होती है। इतना ही नहीं, आपके कपड़े जो आपको प्रोटेक्ट करने चाहिए वो खुद खतरा बन जाते हैं, क्योंकि हीट इतनी इंटेंस होती है कि कपड़े इंस्टेंटली आग पकड़ लेते हैं। अब सिर्फ बर्न नहीं, आप जल रहे हैं। 1945 में जब हिरोशिमा पर बम गिरा था तो सर्वाइवर्स ने एक बहुत शॉकिंग चीज़ बताई थी। कई लोगों के शरीर पर कपड़ों के पैटर्न छप गए थे। जहां कपड़ा था वहां स्किन थोड़ी कम जली और जहां स्किन एक्सपोज थी वहां डीप बर्न्स हो गए। यह दिखाता है कि हीट कितनी प्रिसाइज और डेडली थी। अब इमेजिन करो आप भागने की कोशिश करते हो, लेकिन चारों तरफ आग ही आग है। बिल्डिंग जल रही है, पेड़ जल रहे हैं, गाड़ियां जल रही हैं और सबसे डरावनी बात, लोग भी जल रहे हैं।
यह सिर्फ आइसोलेटेड फायर्स नहीं होती, यह बन जाता है एक फायर स्टॉर्म। फायर स्टॉर्म क्या होता है? जब इतनी सारी आग एक साथ जलती है तो वह आसपास की हवा को खींचने लगती है। इससे तेज हवाएं चलने लगती है जो आग को और फैलाती है और धीरे धीरे पूरा एक शहर बर्निंग जोन बन जाता है। अब यहाँ एक और डेंजरस इफेक्ट होता है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जब इतनी हीट होती है तो ऑक्सीजन रैपिडली कंज्यूम होती है, मतलब आपके आसपास की हवा में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। आप सांस लेने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको सफोकेशन महसूस होता है। आपके लंग्स ऑलरेडी ब्लास्ट से डैमेज हो सकते हैं और अब ऑक्सीजन भी कम है। यह कॉम्बिनेशन बहुत लीथल होता है। कई लोगों की मौत बर्न से नहीं बल्कि सफोकेशन से होती है। वे जिंदा होते हैं लेकिन उन्हें सांस नहीं मिलती और धीरे धीरे उनका शरीर शट डाउन होने लगता है। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल मोमेंट आता है जो इस पूरे सिनारियो को और भी इंटेंस बना देता है। आप चारों तरफ डिस्ट्रक्शन देख रहे हो, आपको दर्द हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो चुका है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। कुछ लोग पानी ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग बिल्डिंग के अंदर छुपते हैं, कुछ लोग बस भागते रहते हैं बिना यह जाने कि कहाँ जाना है। यह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, लेकिन न्यूक्लियर अटैक में कई बार सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी फेल हो जाता है। अब यहाँ एक और शॉकिंग रियलिटी है जो आपको जानना चाहिए। जो लोग इस स्टेज में सरवाइव करते हैं, मतलब ब्लास्ट से बच गए, फायर स्टॉर्म से बच गए, सीवियर बर्न से जैसे तैसे बच गए, क्या वे सेफ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में उनके लिए सबसे ख़तरनाक फेज़ अब शुरू होता है, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक का सबसे डेडली वेपन आग या ब्लास्ट नहीं बल्कि वो है रेडिएशन। एक ऐसी चीज़ जिसे आप देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आपके शरीर को अंदर से ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। और सबसे डरावनी बात, आपको शुरुआत में पता भी नहीं चलता कि आप ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं। आप सोचते हो कि आप बच गए, लेकिन रियलिटी यह है कि आपकी बॉडी के अंदर डैमेज शुरू हो चुका है। और आगे हम समझेंगे कि रेडिएशन कैसे काम करता है या आपके डीएनए को कैसे डिस्ट्रॉय करता है और क्यों न्यूक्लियर अटैक के बाद लोग तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे मरते हैं। वो दुश्मन जो दिखता नहीं लेकिन मारता ज़रूर है। ब्लास्ट आपने देख लिया, आग आपने महसूस कर ली, लेकिन जो होने वाला है वो आप ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो। फिर भी यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लोगों की जान लेती है। आप खड़े हो, थोड़े जले हुए, थोड़े घायल, लेकिन ज़िंदा हो। आपको लगता है मैं बच गया, और यही सबसे बड़ा इल्यूशन है, क्योंकि उसी समय आपके आसपास और आपके अंदर कुछ इनविजिबल फैल चुका होता है, रेडिएशन। अब यह एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि रेडिएशन आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में रेडिएशन एक तरह की एनर्जी है जो पार्टिकल या वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। लेकिन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में जो रेडिएशन निकलता है वो नॉर्मल रेडिएशन नहीं होता, वो होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब यह आयोनाइजिंग शब्द थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसे आसान तरीके से समझो। हमारा शरीर सेल से बना है और हर सेल के अंदर होता है डीएनए। यह डीएनए ही डिसाइड करता है कि आपका शरीर कैसे काम करेगा। जब आयोनाइजिंग रेडिएशन बॉडी में इंटर करता है तो यह डीएनए को तोड़ना शुरू कर देता है। अब इमेजिन करो आपका शरीर एक मशीन है और डीएनए उसका ब्लूप्रिंट है। अगर ब्लूप्रिंट ही खराब हो जाए तो मशीन सही से कैसे काम करेगी? यही रेडिएशन करता है। ये आपकी बॉडी को बाहर से नहीं अंदर से डिस्ट्रॉय करता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि यह डैमेज तुरंत दिखाई नहीं देता। आप चलते हो, बात करते हो, शायद थोड़ा वीक महसूस करते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अब यहाँ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। जब हिरोशिमा और नागासाकी में ब्लास्ट हुआ तो कई लोग जो उस समय बिल्कुल ठीक दिख रहे थे, कुछ दिनों बाद अचानक बीमार पड़ने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब समझते हैं रेडिएशन बॉडी में कैसे काम करता है।
जब रेडिएशन आपके शरीर से गुजरता है तो यह सेल के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करता है, मतलब उनके स्ट्रक्चर को बदल देता है। इससे क्या होता है, सेल डैमेज हो जाती हैं, कुछ सेल तुरंत मर जाती हैं और कुछ सेल एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाने लगती हैं। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किन सेल पर पड़ता है, उन सेल पर जो तेज़ी से डिवाइड होते हैं, जैसे बोन मैरो सेल, स्किन सेल, हेयर सेल, इंटेस्टाइनल लाइनिंग सेल। अब इसका मतलब क्या है, मतलब सबसे पहले डैमेज होगा आपकी इम्यूनिटी, आपकी स्किन, आपके बाल, आपके डाइजेशन सिस्टम। अब इमेजिन करो आप फिजिकली ऑलरेडी वीक हो, बर्न्स भी है और अब आपकी बॉडी के अंदर सेल मरने लगी। यह एक डबल अटैक है। लेकिन असली डर यहाँ से शुरू होता है जब सिम्टम्स धीरे धीरे दिखने लगते हैं। पहले कुछ घंटों में आपको नौजिया होता है, आपको उल्टी आने लगती है बिना किसी क्लियर रीज़न के। आप सोचते हो शायद स्ट्रेस की वजह से है, लेकिन यह रेडिएशन का पहला सिग्नल है। फिर आता है एक्सट्रीम वीकनेस। आपको लगता है शरीर में एनर्जी ही नहीं है, आप खड़े रहना चाहते हो लेकिन खड़े नहीं रह पाते। अब यहाँ एक ट्रिकी फेज़ आता है जिसे कहते हैं फॉल्स रिकवरी। इस फेज़ में कुछ समय के लिए सिम्टम्स कम हो जाते हैं, आपको लगता है आप ठीक हो रहे हो, आप थोड़ा बेटर फील करने लगते हो, लेकिन रियलिटी क्या है, आपकी बॉडी अंदर से और तेज़ी से टूट रही होती है। यह एक डेंजरस इल्यूज़न है। अब धीरे धीरे सिम्टम्स और सीवियर होने लगते हैं, आपके बाल झड़ने लगते हैं, स्किन पील होने लगती है, माउथ के अंदर अल्सर बनने लगते हैं और सबसे डेंजरस इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब यह इंटरनल ब्लीडिंग क्या होती है, क्योंकि रेडिएशन ने आपके बोन मैरो को डैमेज कर दिया है। बोन मैरो वही जगह है जहां ब्लड सेल बनते हैं। अगर डैमेज हो जाए तो आपकी बॉडी नई ब्लड सेल नहीं बना पाती। रिजल्ट, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती, वाइट ब्लड सेल कम हो जाते हैं, इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, रेड ब्लड सेल कम हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई घट जाती है। और अब सोचो, आपका शरीर लिटरली अंदर से कोलैप्स हो रहा है। और सबसे डरावनी बात, आप सब कुछ महसूस कर रहे हो। यह इंस्टेंट डेथ नहीं है, यह स्लो डेथ है। और अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, रेडिएशन एक्सपोजर हर किसी के लिए सेम नहीं है। यह डिपेंड करती है आप ब्लास्ट से कितने दूर हो, आपने कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब की है, एक्सपोजर कितने टाइम तक हुआ है। हाई डोज में मौत कुछ ही दिनों में हो सकती है, लोअर डोज में सिम्टम्स धीरे धीरे आते हैं और डेथ वीक या मंथ में होती है। लेकिन स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि रेडिएशन का इफ़ेक्ट सिर्फ इमीडिएट नहीं होता, यह लॉन्ग टर्म डैमेज भी करता है। जिन लोगों ने रेडिएशन सरवाइव किया उनमें बाद में डेवलप हुआ ल्यूकेमिया, थायराइड कैंसर, सॉलिड ट्यूमर। मतलब अगर आप तुरंत नहीं मरे तो भी फ्यूचर में रेडिएशन आपको मार सकता है। और सबसे पेनफुल बात, यह इफ़ेक्ट सिर्फ एक जनरेशन तक नहीं रहता, ये आने वाली जनरेशन को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। अब इमेजिन करो, आपने समहाउ ब्लास्ट सरवाइव किया, फायर स्टॉर्म सरवाइव किया, रेडिएशन एक्सपोजर भी समहाउ सरवाइव कर लिया, तो क्या आप सेफ हो? नहीं, क्योंकि एक इनविजिबल ख़तरा आपका इंतज़ार कर रहा है और वो है फॉल आउट। एक ऐसा जहर जो हवा, पानी और खाने के जरिए धीरे धीरे आपके शरीर में जाता है। जब इंसान धीरे धीरे ख़त्म होता है, रेडिएशन आपके शरीर के अंदर जा चुका है। आप शायद अभी भी उम्मीद है कि आप बच सकते हैं, आप चल रहे हो, धीरे धीरे ही सही लेकिन जिंदा हो। आपको लगता है शायद मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन आपका शरीर कुछ और ही कहानी लिख रहा होता है। रेडिएशन एक्सपोजर के बाद एक फेज़ आता है जहां धीरे धीरे शरीर सिग्नल देना शुरू करता है कि अंदर सब कुछ गलत हो चुका है। पहले कुछ घंटे में जो नौजिया और वोमिटिंग हुई थी वो अब और फ्रिक्वेंट होने लगती है। आप कुछ भी खाते हो वो टिकता नहीं है। आपका स्टमक जो नॉर्मल डाइजेशन का काम करता है अब खुद डैमेज हो चुका है। आपको एक्सट्रीम वीकनेस महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है जैसे शरीर से सारी एनर्जी निकल गई है। आप खड़े रहना चाहते हो लेकिन लेग सपोर्ट नहीं करता।
अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे कई लोग समझ नहीं पाते। रेडिएशन सिर्फ एक पार्ट को डैमेज नहीं करता या पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। सबसे पहले कोलैप्स होता है इम्यूनिटी सिस्टम। आपकी बॉडी नॉर्मली इन्फेक्शन से लड़ती है, लेकिन अब आपके पास सोल्जर्स ही नहीं बचे। वाइट ब्लड सेल जो इन्फेक्शन से फाइट करती है वो बन ही नहीं पा रही है। अब छोटे से बैक्टीरिया जो नॉर्मली हार्मलेस होते हैं वो भी डेडली बन सकते हैं। आपको इन्फेक्शन होने लगते हैं, फीवर आता है और आपका शरीर फाइट नहीं कर पाता। अब इमेजिन करो आप पहले से वीक हो, बर्न्स भी है और अब इन्फेक्शन भी हो गया। यह एक ट्रिपल अटैक है। अब धीरे धीरे एक और डिस्टर्बिंग सिम्टम शुरू होता है, हेयर लॉस। आप सुबह उठते हो और देखते हो कि आपके बाल झड़ रहे हैं, पहले थोड़ा फिर ज़्यादा, और कुछ दिनों में ऑलमोस्ट पूरा सिर खाली हो सकता है। यह सिर्फ कॉस्मेटिक इश्यू नहीं है, यह एक साइन है कि आपकी बॉडी के रैपिडली डिवाइडिंग सेल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब आते हैं सबसे डेंजरस फेज पर, इंटरनल ब्लीडिंग। आपके शरीर में प्लेटलेट्स होते हैं, लेकिन रेडिएशन ने बोन मैरो को डैमेज कर दिया है, जिससे प्लेटलेट्स बन ही नहीं पा रहे हैं। अब क्या होगा? आपको छोटी छोटी इंजरीज से भी ब्लीडिंग होने लगती है। कभी गम से खून आ रहे हैं, कभी नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, कभी स्किन के नीचे ब्रेसेस बन रहे हैं, और सबसे ख़तरनाक इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग जो बाहर से दिखाई भी नहीं देती। अब इमेजिन करो आपको दर्द हो रहा है, आप वीक हो, आपको इन्फेक्शन है और अंदर से ब्लीडिंग भी हो रही है। यह बॉडी का स्लो कोलैप्स है। अब यहाँ एक इमोशनल एस्पेक्ट भी आता है जो इस पूरे सिनेरियो को और भी हैवी बना देता है। आप अकेले नहीं हो, आपके आसपास और भी लोग हैं जो उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा है, कोई अपने बच्चों की जान बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई खुद खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल शायद अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। जो बचे हैं वहाँ डॉक्टर्स ओवरवेल्म्ड है, मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है, रिसोर्स ज़ीरो है। अगर किसी को इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दी जाती है, अगर ब्लीडिंग हो तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न होता है, अगर बर्न्स हो तो एडवांस केयर मिलती है। लेकिन न्यूक्लियर अटैक के बाद यह सब पॉसिबल नहीं होता। नो एंटीबायोटिक, नो आईवी फ्लूइड, नो ब्लड सप्लाई, नो स्टेराइल एनवायरनमेंट। मतलब जो कंडीशन है नॉर्मली ट्रीट हो सकती थी, अब फैटल बन जाती है। अब धीरे धीरे बॉडी सिस्टम फेल होने लगते हैं। यह एक चेन रिएक्शन है, एक सिस्टम फेल होता है तो बाकी भी फॉलो करते हैं। अब यहाँ एक और साइकोलॉजिकल फेज आता है। आपको रियलाइज़ होता है कि आप ठीक नहीं हो रहे बल्कि और वर्स हो रहे हैं। यह रियलाइजेशन बहुत हैवी होता है। कुछ लोग होप लूज़ कर देते हैं, कुछ लोग लास्ट मोमेंट तक फाइट करते हैं, कुछ लोग अपने लव वंस के साथ रहना चाहते हैं। यह सिर्फ फिजिकल सफरिंग नहीं है, यह इमोशनल ब्रेकडाउन भी है। अब इमेजिन करो आपको पता है कि आप शायद सरवाइव नहीं करोगे, लेकिन आप फिर भी जिंदा हो, हर सेकंड महसूस कर रहे हो। यह न्यूक्लियर अटैक की सबसे पेनफुल रियलिटी है। और फिर कुछ दिनों या हफ्तों के अंदर बॉडी कंप्लीटली कोलैप्स हो जाती है। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ लोग इस स्टेज से भी समहाउ सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन उनके लिए एक और ख़तरा इंतज़ार कर रहा होता है जो और भी साइलेंट है, और वो है लॉन्ग टर्म फॉलआउट और लॉन्ग टर्म रेडिएशन डैमेज। ब्लास्ट हो चुका है, आग धीरे धीरे शांत हो रही है। शहर जो कुछ घंटों पहले जिंदा थे अब खामोश हैं। टूटी हुई इमारतें, जली हुई गाड़ियाँ, खाली सड़कें, और इनके बीच कुछ लोग अब भी जिंदा हैं, थके हुए, घायल, लेकिन जिंदा हैं। उन्हें लगता है कि सबसे बुरा समय गुजर चुका है, लेकिन असल ख़तरा अभी ख़त्म नहीं हुआ। आसमान की तरफ देखो, वहाँ एक अजीब सा क्लाउड बन रहा है, एक विशाल मशरूम जैसा क्लाउड जो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और फिर वह धीरे धीरे फैलने लगता है। यह सिर्फ स्मोक नहीं है, यह रेडियो एक्टिव पार्टिकल का मिक्सचर है। जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो ज़मीन, इमारतें, धातु
सब कुछ वेपराइज होकर हवा में मिल जाती है और इस प्रोसेस में यह सब रेडियो एक्टिव बन जाती हैं। अब यह पार्टिकल हवा के साथ दूर दूर तक ट्रेवल करते हैं, कभी कुछ किलोमीटर, कभी कुछ सैकड़ों किलोमीटर, और फिर धीरे धीरे नीचे गिरते हैं। इसे कहते हैं फॉल आउट। अब इमेजिन करो आप एक खुले मैदान में खड़े हो, आसमान से हल्की हल्की राख गिर रही है। आप सोचते हो यह डस्ट है, शायद एक्सप्लोजन का रेसिड्यू है, लेकिन रियलिटी यह है यह हर एक पार्टिकल एक छोटा सा रेडियो एक्टिव सोर्स है। आप सांस लेते हो और यह पार्टिकल आपके लंग्स में चले जाते हैं। आप पानी पीते हो और वह कंटामिनेट हो जाता है। आप खाना खाते हो, वह भी कंटामिनेटेड होता है। मतलब आप चाहे कुछ भी करो, रेडिएशन से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब यहाँ एक और डेंजरस चीज़ होती है जिसे लोग समझ नहीं पाते। रेडिएशन सिर्फ बाहर से एक्सपोजर नहीं देता, यह बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट भी होता है। जब यह रेडियो एक्टिव डस्ट इनहेल करते हो तो वह लंग्स में जाकर सेटल हो जाता है और वहीं से धीरे धीरे रेडिएशन रिलीज करता है। यह ऐसा है जैसे आपने अपने शरीर के अंदर एक छोटा सा रेडिएशन सोर्स खोल रखा है। अब इमेजिन करो आपका शरीर ऑलरेडी वीक है और अब अंदर से कंटिन्यूस रेडिएशन मिल रहा है। यह स्लो पॉइजनिंग है। अब फॉल आउट का इफ़ेक्ट सिर्फ इंसान तक सीमित नहीं रहता, यह एनवायरनमेंट को भी डिस्ट्रॉय करता है, पानी के सोर्स को कंटामिनेट करता है, नदियाँ, झीलें, अंडरग्राउंड वाटर सब रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। अब आप पानी पीते हो और अननोविंगली पॉइजन इंजेस्ट करते हो। खेत जहाँ खाना उगता है वो भी कंटेमिनेटेड हो जाता है। प्लांट्स रेडियो एक्टिव पार्टिकल एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एनिमल्स उन्हें खाते हैं और फिर इंसान उन एनिमल्स को खाता है। यह एक चेन बन जाती है, एक इनविजिबल चेन जो हर लेवल पर रेडिएशन फैलाती है। अब यहाँ एक और स्कैरी रियलिटी है, फॉल आउट का इफ़ेक्ट तुरंत ख़त्म नहीं होता। कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कुछ दिनों में डीके हो जाते हैं, लेकिन कुछ सालों तक एक्टिव रहते हैं, जैसे सीजियम 137, स्ट्रोटिनम 90। ये एलिमेंट्स एनवायरनमेंट में सालों तक रह सकते हैं और लगातार रेडिएशन रिलीज करते रहते हैं। मतलब न्यूक्लियर अटैक के बाद ख़तरा सिर्फ उस दिन का नहीं होता, यह सालों तक चलता रहता है। अब इमेजिन करो आप सरवाइव कर गए, लेकिन आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहां हर चीज़ कंटामिनेटेड है। आपको क्लीन पानी नहीं मिलता, सेफ फूड नहीं मिलता, मेडिकल हेल्प नहीं मिलती। यह सर्वाइवल नहीं है, यह स्ट्रगल है। अब यहाँ एक इमोशनल मोमेंट आता है। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर होते हैं, लेकिन जाए तो कहाँ जाएं? हर जगह कंटामिनेशन का खतरा है। कुछ लोग माइग्रेट करते हैं, लेकिन वह भी सेफ नहीं होते, क्योंकि फॉल आउट हवा के साथ फैलता है। यह लोकलाइज्ड डिज़ास्टर नहीं है, यह वाइड स्प्रेड डिज़ास्टर है। अब इमेजिन करो एक पूरा रीजन जहां लोग रह नहीं सकते। यह कॉन्सेप्ट रियल है, इसे कहते हैं एक्सक्लूशन जोन। जैसे यूक्रेन में चेरनोबिल के आसपास जहां आज भी लोग परमानेंटली नहीं रह सकते। अब सोचो अगर न्यूक्लियर वार हुआ तो कितने ऐसे जोन्स बन सकते हैं। यह सिर्फ एक शहर की प्रॉब्लम नहीं है, यह ग्लोबल इम्पैक्ट है। अब यहाँ एक और लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है जो और भी डिस्टर्बिंग है, जेनेटिक डैमेज। रेडिएशन डीएनए को डैमेज करता है और अगर यह डैमेज रिप्रोडक्टिव सेल में हुआ तो यह नेक्स्ट जनरेशन तक जा सकता है। मतलब जो बच्चे पैदा होंगे उनमें एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है। और यह सिर्फ एक जनरेशन की ट्रेजेडी नहीं है, यह जनरेशन की ट्रेजेडी ही बन सकती है। अब इमेजिन करो एक ऐसा वर्ल्ड जहां लोग सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कदम पर ख़तरा है। यह न्यूक्लियर अटैक का असली इम्पैक्ट है। ब्लास्ट और फायर स्टॉर्म से तो कुछ घंटों में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फॉल आउट जहाँ सालों तक चलता है और यही इसे बनाता है सबसे डेंजरस। अब अगर आप इन सब से समहाउ सरवाइव कर गए तो भी एक सवाल बचता है, क्या वहाँ ज़िंदगी है या सिर्फ सर्वाइवल? और अब आखिरी चैप्टर में हम बात करेंगे कि उस अल्टीमेट ट्रूथ की जो न्यूक्लियर वॉर को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है।
अब तक आपने देखा कि ब्लास्ट क्या करता है, आग कैसे जलती है, रेडिएशन कैसे अंदर से तोड़ता है और फॉल आउट कैसे पूरी दुनिया को जहर बना देता है। लेकिन अब यह सवाल यह है कि इसके बाद क्या बचता है। एक शहर जो कभी जिंदा था अब सिर्फ ढांचा है, सड़कें हैं लेकिन उन पर चलने वाला कोई नहीं, घर है लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं, हॉस्पिटल है लेकिन उनमें इलाज देने वाला कोई नहीं, और सबसे दर्दनाक कुछ लोग हैं जो ज़िंदा हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि कैसे ज़िंदा रहना है। न्यूक्लियर अटैक में मौत सिर्फ उन लोगों की नहीं होती जो ब्लास्ट में मारे जाते हैं, यह उन लोगों की भी होती है जो धीरे धीरे ख़त्म होते हैं और उन लोगों को भी जो सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन एक ऐसी दुनिया जहां सर्वाइवर ही सबसे बड़ी लड़ाई है। अब इमेजिन करो आप किसी तरह बच गए, आपके पास थोड़ा खाना है, थोड़ा पानी है, लेकिन हर दिन आपको डर है कि यह ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है कि एनवायरनमेंट सेफ़ नहीं है, आपको पता है कि मेडिकल हेल्प नहीं मिलेगी, आपको पता है कि कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा। यह मॉडर्न वर्ल्ड नहीं है, यह कोलैप्स है। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, न्यूक्लियर वॉर सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं करता, यह सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म, कम्युनिकेशन ख़त्म, ट्रांसपोर्ट ख़त्म, हेल्थ केयर ख़त्म, मतलब जो चीज़ें हमें नॉर्मल लगती है वो सब वैनिश हो जाती है। अब इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ इंटरनेट नहीं, फ़ोन नहीं, हॉस्पिटल नहीं, या 21st सेंचुरी नहीं है, यह प्राइमिटिव सर्वाइवल है। अब यहाँ एक और डेंजरस पॉसिबिलिटी आती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। जब बहुत सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं तो एटमॉस्फेयर से स्मोक और डस्ट भर जाता है, यह सनलाइट को ब्लॉक कर देता है। रिजल्ट, टेम्परेचर गिर जाता है, क्रॉप्स फेल हो जाते हैं, फूड शॉर्टेज हो जाती है। मतलब जो लोग ब्लास्ट से बच गए, फायर स्टॉर्म से बच गए, रेडिएशन से भी बच गए, वो भी भूख से मर सकते हैं। यह चैन रिएक्शन है, एक डिज़ास्टर दूसरे डिज़ास्टर को जन्म देता है। अब यहाँ एक इमोशनल सवाल आता है, क्या यह वॉर जीतने लायक है? क्योंकि वॉर का मतलब क्या होता है, एक कंट्री दूसरे को हराए, पावर गेन करे। लेकिन न्यूक्लियर वॉर में पावर गेन नहीं होता, पावर ख़त्म हो जाता है। यह जीरो सम गेम नहीं है, यह निगेटिव गेम है जहां हर कोई हारता है। अब हिस्ट्री की तरफ देखो तो 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा तो दुनिया में पहली बार यह पावर देखी। उसके बाद कंट्रीज़ ने और भी पावरफुल वीपन बनाए। आज दुनिया में हज़ारों न्यूक्लियर वीपन्स हैं। मतलब अगर फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हुआ तो डिस्ट्रक्शन अनइमेजिनेबल होगा। अब इमेजिन करो, एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। यह सिर्फ सिटीज़ नहीं मिटाएगा, यह सिविलाइजेशन मिटा सकता है। अब यहाँ एक और रियलिटी है, जो लोग सरवाइव करेंगे उनके लिए लाइफ नॉर्मल नहीं होती, उनके लिए हर दिन सर्वाइवल होगा, हर दिन स्ट्रगल होगा, हर दिन अनसर्टेनिटी होगी। यह विक्ट्री नहीं है, यह ट्रेजेडी है। और सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियर वॉर में कोई हीरो नहीं होता, कोई विनर नहीं होता, सिर्फ विक्टिम होता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम स्पेस तक पहुंच गए, एआई बना लिया, डिजीज़ का इलाज ढूंढ लिया। लेकिन उसी दुनिया में हमने ऐसे वीपन भी बनाए जो हमें खुद ही ख़त्म कर सकते हैं। यह आयरनी है या आखिरी सवाल है, क्या यह फ्यूचर है जो हम चाहते हैं, या हमें इससे बेहतर कुछ कर सकते हैं? क्योंकि सच यह है कि न्यूक्लियर वॉर में कोई नहीं जीतता, हर कोई हारता है, और सबसे ज़्यादा हारती है इंसानियत। तो ये तो था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।